3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। सीआरपीएफ साइकिल रैली का ब्यावर पहुंचने पर शहरवासियों ने किया भव्य स्वागत। राष्ट्रभक्ति का भाव जगाते हुए साबरमती से राजपथ पहुंचेगी रैली। ब्यावर से हेमंत साहू की रिपोर्ट। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के जवानों द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत साबरमती से दिल्ली के राजघाट तक निकाली जाने वाली साइकिल रैली के ब्यावर शहर में आगमन पर शहरवासियों सहित विभिन्न संगठनों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। ये साइकिल रैली शहर के 7 पुलिया के पास फतेहपुरिया बगीची पहुंची, जहां पर फ्लैग ऑफ सेरेमनी का आयोजन किया गया। सीआरपीएफ के जवानों की साइकिल रैली में एकता और अनुशासन का संगम नजर आया। अजमेर, किशनगढ़, जयपुर होते हुए 2 अक्टूबर को दिल्ली के राजघाट पहुंचकर रैली का समापन होगा। सीआरपीएफ के अधिकारी और साइकिल रैली प्रभारी ने बताया कि सीआरपीएफ ने आज़ादी के बाद निरंतर शक्तिशाली बनते हुए राष्ट्रभक्ति की अनुपम मिसाल पेश की है। आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर देशवासियों में एकता का भाव जगाने के उद्देश्य से आज़ादी के अमृत महोत्सव पर सीआरपीएफ के जवानों द्वारा साइकिल रैली निकाली जा रही है। साबरमती गुजरात से शुरू हुई ये रैली 900 किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए 2 अक्टूबर को राजघाट पर संपन्न होगी। जवानों को प्रेरित हो, वो फोर्सेस में आए, देश की सेवा करें और देश की सेवा फोर्स में रहकर बहुत अच्छी तरीके से की जा सकती है। और जो फोर्स में नहीं जा सकते वो डिफरेंट फील्ड्स में आगे बढ़े। हमें इंजीनियर्स चाहिए, हमें डॉक्टर्स चाहिए, हमें साइंटिस्ट चाहिए, हमें हर तरह के लोग चाहिए। लेकिन ये जोश है, एक जज्बा है और हम दिखाना चाहते हैं जज्बा ये है फोर्सेस से मिलता है। अनंत चतुर्दशी पर मूर्ति विसर्जन के दौरान नाड़ी में डूबने से हुई राजकुमार अहीर की मौत पर संदेह। परिजनों व क्षेत्रवासियों ने एसडीओ व एएसपी को ज्ञापन सौंपा, जांच कराने की मांग। ब्यावर से हेमंत साहू की रिपोर्ट। 4 दिन पूर्व अनंत चतुर्दशी के दिन निकटवर्ती गांव माधुगढ़ में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान नाड़ी में पैर फिसलने से हुई युवक राजकुमार की मौत पर परिजनों व क्षेत्रवासियों ने संदेह जताते हुए विरोध प्रदर्शन करते हुए एसडीओ और एएसपी को ज्ञापन सौंपकर जांच कराने की मांग की है। मृतक की पत्नी दीपिका अहीर ने बताया कि श्री सीमेंट में कार्यरत पति राजकुमार अहीर को श्री सीमेंट के अधिकारी वरुण मुदगल ने गणपति विसर्जन के लिए बुलाया। वह 3 बार जगह बदलकर माधुगढ़ फॉर्म पर ले गए, जहां पर मेरे पति के मना करने के बाद भी दबाव बनाते हुए मजबूरन उन्हें नाड़ी में उतरने को मजबूर किया। इससे लगता है कि मेरे पति की मौत फार्म में बने पौंड में जबरन धकेलने से हुई है। अतः इस घटना की जांच कराकर मौत के सही कारणों का पता लगाया जाए व श्री सीमेंट के अधिकारी वरुण मुदगल व इनके करीब 7-8 साथियों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाए। मृतक के पिता व परिजन राम कुमार व पूर्व पार्षद विनोद खाटवा ने इस प्रकरण की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सितंबर 2021 का मामला है ये। राजकुमार अहीर, सन ऑफ डॉक्टर के अहीर, जो कि श्री सीमेंट में कार्यरत थे, उनको घर से बुला करके इनके अधिकारी द्वारा बुलाया गया और गणपति विसर्जन के लिए उनका जो घर पर स्थापित किए हुए थे गणेश जी, उनका विसर्जन करने के लिए इनको बुला करके कहा कि आप लेके जाओ। और खरवा के पास में कोई माधोगढ़ करके गए हुई वहाँ फार्म हाउस में पौंड बना हुआ है, वहाँ उसकी डूबने से मृत्यु हुई या किसी ने धक्का दिया या कैसे हुआ, इस घटना को कोई और कोई भी जो है ना जानकारी देने को तैयार नहीं है।
इसमें ये जो है ना, जो ये संदिग्ध है और इसमें जांच होनी चाहिए सबकी। और ये कोई अधिकारी या कोई श्री सीमेंट का कर्मचारी बताने को तैयार नहीं है। जिन्होंने भेजा है उनका कोई पर्सनल काम नहीं था, राजकुमार अहीर का कोई पर्सनल काम नहीं था। उसके अधिकारी ने बुला करके और उसको वहां पर भेजा कि आपको जाना है वहां पर। ये वरुण मुद्गल करके हैं इनके श्री सीमेंट के अधिकारी, और 5-7 जने और भी थे इनके साथ में, लेकिन कोई भी घटना को विवरण मतलब बताने को कि इसके संदिग्ध है। इस मामले की जांच होनी चाहिए और दोषी के खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए। रामगंज थाना अंतर्गत गोविंद नगर में फायरिंग की घटना से मचा हड़कंप। हिस्ट्री शीटर हरी लंगड़ा गैंग ने तेजपाल कोहली के मकान पर की 5 राउंड फायरिंग, कोई हताहत नहीं। गुरुवार रात 8:30 बजे रामगंज थाना अंतर्गत गोविंद नगर गली नंबर 7 में रहने वाले तेजपाल कोहली के मकान पर आए कुछ बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। दहशत के मारे लोग घरों से बाहर निकले और गोलियों की आवाज़ सुनकर बाहर देखने लगे कि कहीं कोई पटाखे तो नहीं चला रहा, लेकिन तब तक बदमाश फरार होते हुए दिखाई दिए। एक स्कूटी और एक कार में सवार होकर आए 4-5 बदमाशों ने तेजपाल कोहली के घर पर 5 राउंड फायरिंग की, जिससे मकान के कांच, खिड़की और अलमारी का ग्लास टूट गया। इस दौरान तेजपाल कोहली घर पर ही थे, लेकिन वे छिप गए। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। सूचना पर रामगंज थाना प्रभारी सत्येंद्र सिंह नेगी और सीओ साउथ मुकेश सोनी में दल बल मौके पर पहुंचे और एफएसएल टीम को बुलाकर घटनास्थल से कारतूस और छर्रे बरामद किए। प्रारंभिक पड़ताल में सामने आया कि गंज थाना क्षेत्र का आदितन बदमाश हरी लंगड़ा गैंग के लोगों ने फायरिंग की है। तेजपाल कोहली के छोटे बेटे पुष्पेंद्र का साला धोलाभाटा सरस्वती नगर निवासी नितेश नैन करीब 15 दिन पहले हिस्ट्री शीटर हरी लंगड़ा की पत्नी को भगा ले गया था, जिसके चलते हरी लंगड़ा गैंग उसके पीछे पड़ी हुई थी। तब उसे पता चला कि धोलाभाटा सरस्वती नगर से नितेश नैन और उसका परिवार गोविंद नगर में अपने रिश्तेदार के घर रह रहा है, तो उन्होंने कल रात लगभग 8:30 बजे गोविंद नगर पहुंचकर ताबड़तोड़ गोलीबारी की, लेकिन घटना के वक्त घर पर तेजपाल कोहली के सिवाय और कोई नहीं था। बहरहाल तेजपाल कोहली की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। गोविंद नगर 7 नंबर गली में कोई फायरिंग की घटना हुई है, जिस पर मैं यहाँ मौके पर पहुँचा। ये तेजपाल कोहली जी का मकान है। इस मकान पर करीब 4-5 राउंड फायरिंग की है। इस संबंध में ये रिपोर्ट दे रहे हैं, जिसमें प्रकरण दर्ज किया जाएगा और आरोपियों को दस्तियाब। हाँ, कोई रंजिशवश की घटना बता रहे हैं, नहीं कोई जनानी नहीं। हाँ, इन्होंने संदेह प्रकट किया है, वो भी अनुसंधान में, उसी से संबंधित कोई मामला बता रहे हैं। इनका जो कोई रिलेटिव है एक लड़का, उसका किसी महिला से कोई संबंध को चलते ये वारदात होना बता रहे हैं। वो एचएस से संबंधित। अच्छा, हाँ, उस बारे में भी अनुसंधान करके उस तरह जानकारी बाद में। ये रिटायर्ड है। ठीक है जी। आनासागर झील पर लगाए गए म्यूजिकल फाउंटेन बंद होने से पर्यटक हुए मायूस। स्मार्ट सिटी मिशन में 5 करोड़ 87 लाख रुपए की लागत से 3 अलग अलग स्थानों पर लगे हैं म्यूजिकल फाउंटेन। ऐतिहासिक आनासागर झील के किनारों लहरों के संगम के बीच स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत लगाए गए म्यूजिकल फाउंटेन शो को गुरुवार रात देखने पहुंचे अजमेर वासियों और पर्यटकों को मायूसी झेलनी पड़ी। वैशाली नगर रोड स्थित पुरानी चौपाटी पर झील किनारे सुहानी शाम और म्यूजिकल फाउंटेन शो का नज़ारा देखने बड़ी संख्या में लोग तय वक्त 8 बजे चौपाटी पर पहुंच गए, लेकिन जब वहां तकनीकी खराबी की वजह से शो नहीं होने की जानकारी मिली तो उन्हें मायूस होकर वापस लौटने को मजबूर होना पड़ा। जाते जाते पर्यटकों ने कहा कि करोड़ों रुपए की लागत से लगाए गए इस म्यूजिकल फाउंटेन को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ और यह अभी से खराब भी हो गया। ऐसे में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कराए जा रहे कामों की गुणवत्ता पर सवाल खड़े होना लाजमी है। गौरतलब है कि अजमेर शहर में 5 करोड़ 87 लाख रुपए की लागत से 3 अलग अलग स्थानों पर आनासागर लेक फ्रंट रीजनल कॉलेज के सामने चौपाटी और पुरानी चौपाटी पर म्यूजिकल फाउंटेन लगाए गए हैं। सबसे पहले वैशाली नगर स्थित पुरानी चौपाटी पर इसका संचालन 13 जुलाई से प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में विधिवत शुरू किया गया था। ये देखने के लिए आए थे, पर ये खराब हो रखे हैं। वो तो प्रशासन की वो है, क्या बता सकते हैं आप। देखना आए थे लेकिन खराब है, क्या करें। अच्छा। नहीं, फर्स्ट बार ही देखना आए थे। घूमने आए थे सर, यहाँ मतलब ये फाउंटेन चालू ही नहीं है। अफसोस आज कल हम लोग को निकलना भी है। हाँ, देखने आए थे, अब क्या बताएं, देखते मतलब नहीं
खराबी है ये, उसको तो पहले से होना चाहिए ना। तकनीकी प्रॉब्लम थी तो उसको पहले से, और क्या इतनी जल्दी ख़राब हो जाता है नया चीज़। इतना 5 करोड़ का बना है मतलब, तो उसको तो अच्छा होना चाहिए। क्या करें, बच्चों को बेचारे को फ्री कर लेकर के आए, बच्चों को नज़ारा ही नहीं हो पाया। ये बच्चे बेचारे परेशान हो रहे देखे बिना, देखने के लिए आए। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की 15 सूत्रीय मांगों पर सरकार द्वारा कार्रवाई नहीं करने से रोष। प्रदेश के समस्त कर्मचारियों ने राज्यव्यापी प्रदर्शन कर खेमराज समिति के आदेशों की जलाई होली। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के बैनर तले शुक्रवार को कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव के नाम 15 सूत्रीय मांग पत्र पर सकारात्मक कार्रवाई करवाने और खेमराज चौधरी IAS की अध्यक्षता में गठित कमेटी के आदेशों को सार्वजनिक करने की मांग की ज्ञापन सौंपा गया। जिलाध्यक्ष विनोद रतनू ने बताया कि पिछले 3 साल से महासंघ 15 सूत्रीय मांगों पर सरकार से लगातार वार्ता कर रहा है, लेकिन वार्ता होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जिससे संगठन के 7 लाख कर्मचारियों में घोर निराशा का माहौल बना हुआ है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2017 में 7वां वेतन आयोग लागू करवाने और राज्य के कार्मिकों की अन्य वेतन विसंगतियों को सुनकर दूर करने के लिए गठित DC सामंत कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक किए बिना कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों की सुनवाई के लिए खेमराज चौधरी IAS की अध्यक्षता में एक नई कमेटी का गठन कर दिया गया, जिसको लेकर प्रदेश के कर्मचारी असमंजस की स्थिति में हैं। बार बार कमेटियों के गठन के इस खेल को लेकर कर्मचारियों में आक्रोश पैदा हो गया है, इसलिए जल्द से जल्द लिखित समझौते के अनुरूप कार्रवाई करते हुए राज्य के कर्मचारियों को केंद्र के समान वेतन भत्ते स्वीकृति जारी किए जाएं। संयुक्त कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर राजस्थान के कर्मचारी जगत ने आंदोलन का आगाज कर चुका है। वो राजस्थान सरकार के खिलाफ कर्मचारियों की मांग थी, उनकी वेतन विसंगति है, कोई ग्रेड पे को लेकर है, समय पर पदोन्नति को लेकर है, फिक्स वेतन को लेकर है। इस तरह की तमाम हमारी 15 सूत्री मांग पत्र था, उस सरकार को हम प्रेषित कर चुके हैं, बार बार कर चुके हैं, लेकिन राजस्थान सरकार लगातार उसकी आनाकानी करती आ रही है। कर्मचारियों के हित के लिए एक सामंत कमेटी का गठन किया गया था, उसके ऊपर करोड़ों रुपये खर्च किए, पर उसका नतीजा आज भी सिफर है, जीरो है कि उसने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करने के बाद भी सरकार उसको न तो लागू करी है, न कर्मचारियों के सामने उसको उजागर करी है। और कर्मचारियों की मांग जब रखी इन्होंने दोबारा, तो सरकार ने एक नया लॉलीपॉप देते हुए खेमराज चौधरी की अध्यक्षता में एक नई कमेटी का गठन किया। उस कमेटी का गठन का विरोध करने के लिए आज हमने उस आदेश की प्रति को जलाकर विरोध प्रदर्शित किया है और माननीय सरकार को, माननीय कलेक्टर साहब के माध्यम से एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है कि कर्मचारियों की जो मांगे हैं उनका निस्तारण करें, उनके प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनावें, इस हठधर्मिता को छोड़ें। आपका 2 साल का समय बचा है, तो कहीं आपको ये आने वाले समय में नुकसान नहीं देते, इसलिए कर्मचारियों के जो हित की बात है उसको आप लागू करें। लोन दिलाने के नाम पर विदेशियों से ठगी करने वाले फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़। ऋण दिलवाने के नाम पर विदेशियों को शिकार बनाने वाले कॉल सेंटर संचालक सहित 3 गिरफ्तार। गुरुवार को जिला पुलिस स्पेशल टीम की इत्तला पर कार्रवाई करते हुए जिला पुलिस स्पेशल टीम व थाना कृष्णगंज की टीमों द्वारा संयुक्त कार्रवाई कर अभियंता नगर गली नंबर 1 के मकान नंबर 7 खेतड़ी हाउस में चल रहे फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़ किया गया। पुलिस दल ने कॉल सेंटर पर दबिश देकर वहां विदेशी नागरिकों से लोन दिलाने के फर्जी मैसेज कर ठगी करने वाले गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लैपटॉप, मोबाइल व अन्य उपकरण जब्त किए हैं। थाना अधिकारी कृष्णगंज डॉक्टर रवि सामरिया ने बताया कि आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध IPC की धारा 419, 420, 120B में प्रकरण दर्ज किया गया है। सभी से गहनता से अनुसंधान जारी है। आरोपी विदेशियों से कॉल कर लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने के लिए फर्जी कॉल सेंटर का संचालन कर रहे थे। सूचना प्राप्त होने पर जिला पुलिस स्पेशल टीम और थाना अधिकारी कृष्णगंज के निर्देशन में एक टीम का गठन किया गया, जिसने त्वरित कार्रवाई कर अभियंता नगर में संचालित फर्जी कॉल सेंटर में कार्यरत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लैपटॉप, मोबाइल व अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए हैं। अग्रिम अनुसंधान जारी है। देखिए, एक फर्जी कॉल सेंटर है, उसको हमने ट्रेस आउट करके निकाला है। ये लोन दिलाने के नाम पर विदेशियों से ठगी करने वाला फर्जी कॉल सेंटर, उसके संचालक 3 व्यक्ति हैं, उनको हमने गिरफ्तार किया। जिला DST टीम को ये सूचना मिली थी कि अभियंता नगर में गली नंबर 1 में है, मकान नंबर 7, उसमें कुछ व्यक्ति हैं जो आकर रह रहे हैं और लगातार विदेशी नागरिकों से ठगी कर रहे हैं। इस सूचना पर DST की टीम ने और थाना कृष्णगंज की टीम ने जॉइंट ऑपरेशन किया, दबिश दी वहाँ
तो 3 व्यक्ति हमें वहाँ मिले थे। उन व्यक्तियों ने लगातार लैपटॉप पे वर्क कर रहे थे, मोबाइल उनके पास थे। इस तरीके से हमने उस पर देखा कि उस लैपटॉप पर एक टेक्स्ट नाउ करके एक ऐप था। उस ऐप के थ्रू वो अमेरिकन नागरिकों को स्पेशली एक मैसेज करते थे। मैसेज का जैसे ही किसी को लोन की आवश्यकता होती थी, वो वापस उनको कॉल करता था। तो जैसे ये वापस कॉल अमेरिका से इनके पास आता था, उस नागरिक को ये कहते थे कि आप एक रिडीम कार्ड होता है, उस रिडीम कार्ड को आप गूगल से ले लें, उसके पश्चात हम आपका लोन अप्रूव कर देंगे। और उस रिडीम कार्ड के थ्रू ये 420 करते थे। इस तरीके से ये पैसा जो है गुजरात का व्यक्ति है उसके अकाउंट में जाते थे और वहाँ से गूगल पे के थ्रू अपने पास लेते थे। इस तरीके से ये पूरा जो रैकेट इन्होंने फर्जी कॉल सेंटर का चला रखा था उसको हमने भंडाफोड़ किया। 3 व्यक्तियों को इसमें गिरफ्तार किया है, जिनमें एक का नाम है विनीत शर्मा, पुत्र श्री वेद प्रकाश शर्मा, हाल बलदेव नगर पुलिस थाना कृष्णगंज। दूसरा है नॉर्बर्ट, पुत्र श्री बैंसन, भजनगंज पुलिस थाना अलवर गेट। तीसरा व्यक्ति है शहजाद शेख, उम्र 24 साल, अलखता पैलेस अमर होटल के पास, पुलिस थाना मुंब्रा, जिला ठाणे। इस तरीके से हमने इन्हें तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है और इनके कब्जे से हमने 2 लैपटॉप और विभिन्न तरीके के मोबाइल हमने इनसे जब्त किए हैं। हमारी जो टीम है, जिसका इसका खुलासा करने वाली टीम थी, इसके अंदर डीएसटी टीम में जगमाल, रणवीर, रामबाबू और विशेष रूप से 2 कांस्टेबलों की भूमिका थी, रामनिवास और सुरेश। इसके अलावा राजकुमार है, अजीत है और मनोज है। थाना स्तर भी जो जॉइंट ऑपरेशन में टीम में गए थे साथ, उसमें हमारे नाथूलाल जी हैं, भगवान जी हैं, श्री किशन है, राजेश, हरिंदर कांस्टेबल है, सुशील है और सरोज महिला कांस्टेबल। देखिए, ये एक्चुअली ऑनलाइन सब कुछ हो रहा था। इनके पास कैश जो है वो कैश के रूप में नहीं था, वो ऑनलाइन इनके खातों में आया हुआ है। रीट परीक्षा के लिए अजमेर में 58,400 परीक्षार्थियों के आने के मद्देनजर लोगों से घरों में रहने की अपील। एडीएम सिटी ने अजमेर शहर व्यापार संघ के प्रतिनिधियों से प्रतिष्ठान बंद रखने व अभ्यर्थियों के लिए भोजन आवास व्यवस्था की अपील। रविवार 26 सितंबर को प्रदेश भर में रीट परीक्षा 2021 का आयोजन होने जा रहा है। इस परीक्षा के मद्देनजर जहां सरकार व्यवस्था बनाने के लिए रात दिन जुटी है, वहीं आम लोगों से भी इस परीक्षा के दौरान कुछ सहायता की अपील की गई है। शुक्रवार को एडीएम सिटी राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल की अध्यक्षता में अजमेर शहर व्यापार संघ के अध्यक्ष व पदाधिकारियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें एडीएम सिटी अग्रवाल ने रीट परीक्षाओं के मद्देनजर परिवहन, यातायात व आवास व्यवस्था के संबंध में व्यापारियों, भामाशाहों व दानदाताओं से वार्ता की। अग्रवाल ने बताया कि जहां तक हो सके रविवार को लोग घरों से कम ही निकलें, जरूरत पड़ने पर ही निकलें, वाहनों का कम से कम उपयोग करें, जिससे कि परिवहन और यातायात व्यवस्था में कोई बाधा उत्पन्न न हो। उन्होंने व्यापारिक संघ, भामाशाहों और दानदाताओं के साथ लोगों से अपील की है कि अजमेर आने वाले लगभग 58,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों को आवास और भोजन की व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। 26 तारीख को जो राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट का आयोजन किया जा रहा है, उसकी व्यवस्था के तहत मुख्य रूप से परिवहन, यातायात और आवास के संबंध में शहर के जो व्यापार मंडल के पदाधिकारी हैं वो और भामाशाह और जो दानदाता हैं, जिन्होंने पिछले कोविड के फेज में भी अच्छा सामाजिक क्षेत्र में अच्छा काम किया था, उनसे आज वार्ता की गई। हमारे जो पुलिस, ट्रैफिक के और हमारे प्रशासन अधिकारी थे, उनके साथ आज इस पर चर्चा की गई और सभी व्यापारियों ने उनके पदाधिकारियों के माध्यम से आश्वासन दिया है प्रशासन को कि 26 तारीख को जो निश्चित रूप से भीड़भाड़ होगी, लगभग 50,000 के करीब अभ्यर्थी है और उनके साथ जो परिजन आते हैं, उनके कारण उसमें वो पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे और अपने स्तर से जो भी उनके प्रयास होंगे, चाहे प्रतिष्ठान खोलने के संबंध में है या व्यापारी वर्ग जो चौपहिया वाहन से जो आते हैं, उनके संबंध में जो भी वो निर्णय अपने समाज के लोगों से बात करके और अन्य जो ज़िले हैं, तो बड़े ज़िले हैं, उनके जो पदाधिकारी हैं व्यापार संघ के, वो क्या निर्णय देते हैं, उसके तहत यातायात को और भीड़भाड़ को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त उपाय करेंगे और साथ ही जो भी परीक्षार्थी और उनके परिजन यहाँ आ रहे हैं, उनके लिए निःशुल्क भोजन के पैकेट्स भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। वहीं अजमेर शहर व्यापार संघ के अध्यक्ष किशन गुप्ता ने बताया कि प्रशासन ने उनसे जो सहयोग मांग रहा है
उसके लिए वह भी तैयार है। आज शाम व्यापारियों से अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखने का निर्णय के बारे में बातचीत की जाएगी। आज एडीएम सिटी महोदय ने आज फ़ोन करके एक व्यापारी मंडल और शहर के सुप्रांत जितनी भी संस्थाएं हैं उनको बुला करके आज रीट परीक्षाएं में जो परीक्षार्थी आएंगे स्टूडेंट्स, उनके लिए कुछ मैनेज करने के हिसाब से कुछ इंतजाम अपने हम लोगों को कहा गया कि आप व्यापारी मंडल में थोड़ा मैसेज ये दें कि वो लोग घरों से कम निकलें उस दिन, और अपने आप को बहुत आवश्यक काम हो तो ही घर से निकलें, और अगर हो सके तो आप मीटिंग करके अगर अपनी संस्थाएं बंद रखने की आप कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। प्रशासन ने हमारे ऊपर दबाव नहीं दिया है, पर हम लोगों से रिक्वेस्ट की है। हम लोग अपनी आज मीटिंग करके, और अगर हुआ तो हम संडे को अगर बाज़ार बंद करने का हुआ तो हम अपने व्यापारियों से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और जितना भी हो सके हर व्यापारी या अपने परिवार लोग जो इतवार को या संडे को कम से कम घर से निकलें, आवश्यक काम हो तो ही निकलें, और इन लोगों को जो परीक्षार्थी आ रहे हैं उनको सपोर्ट करें, और इन बच्चों को किसी भी तरह की तकलीफ़ न हो। अगर कोई भूखा आता है तो उसको खाना भी खिलाया जाए, और अगर जहाँ तक हो सकता है उनका सहयोग करके, ताकि अजमेर का एक मैसेज ये जाए कि बहुत हमको किसी तरह की अजमेर में तकलीफ़ नहीं। वार्ड नंबर 59 के पार्षद श्रवण कुमार ने लगवाया निःशुल्क मेडिकल कैंप। शिविर में सभी मौसमी बीमारियों की जांच कर 3 दिन की दवाओं का निःशुल्क किया वितरण। वार्ड नंबर 59 के पार्षद श्रवण कुमार उर्फ सन्नू के प्रयासों से शुक्रवार को निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन तोपदड़ा स्थित डॉक्टर दुबे के क्लिनिक के सामने मजदूर संघ कार्यालय में सुबह 9:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित किया गया। पार्षद श्रवण कुमार ने बताया कि इस कैंप में सभी मौसमी बीमारियों की जांच कर 3 दिन की दवाइयों का निःशुल्क वितरण किया गया है। शिविर में चर्म रोग सहित अन्य सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज व बीपी, शुगर टेस्टिंग आदि की निःशुल्क व्यवस्था भी की गई है। शिविर में बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों ने आकर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया है। आज वार्ड 59 में वैक्सीनेशन और मेडिसन दोनों का कैंप रखा गया है। यहाँ पर जो श्रीनगर की टीम है, विजय राजकीय हॉस्पिटल के समस्त स्टाफ के लोग यहाँ आए हुए हैं और यहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिसमें मौसमी बीमारी जो चल रही है उसमें 3 दिन की दवाई निःशुल्क दी जा रही है। यहाँ पर बीपी, शुगर की जांच भी निःशुल्क की जा रही है। यहाँ पर डेंटिस्ट भी आए हैं, वो भी अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। फिजियोथेरेपिस्ट आए हैं, वो भी अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर कोवैक्सीन का वैक्सीनेशन भी किया जा रहा है। वार्डवासियों में काफ़ी उत्साह है। मौसमी बीमारी का सीज़न चल रहा है तो इस वजह से यहाँ पर बीमारी की आने की संभावना है, तो उससे पहले ही यहाँ ये कैंप रखा गया है जिसमें सभी को निःशुल्क दवाइयाँ दी जा रही हैं। वार्डवासी में किस खुशी भी है? हाँ बिल्कुल, वार्डवासी जैसे यहाँ से हॉस्पिटल का हमारे दूर पड़ता है, चाहे JLN हो या विजय राज की डिस्पेंसरी हो, यहाँ से काफ़ी दूर पड़ता है। और अब हमने हमारे वार्ड में ये नियमित रूप से कैंप लगवा रहे हैं, तो इसमें काफ़ी अच्छा सुविधा मिल रही है। लोग भी खुश हैं कि हमारे घर के पास ही सारी बीमारियों की दवाई मिल जाती है, और यहाँ पर इस कैंप का वो बहुत आराम से लाभ उठा रहे हैं। 19 सितंबर को सिनेवर्ल्ड के पास 3 दुकानों में नकबजनी की वारदात करने वाले चढ़े पुलिस के हत्थे। नकबजनी के 2 आरोपी गिरफ्तार, एक विधि से संघर्षरत बालक को किया निरुद्ध। सिनेवर्ल्ड सिनेमा के पास 19 सितंबर को लगातार 3 दुकानों में नकबजनी की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक किशोर को निरुद्ध किया गया है। आरोपियों ने मेडिकल स्टोर, स्टेशनरी और ऑप्टिकल की दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम देना कबूल कर लिया है। थाना प्रभारी डॉक्टर रवीश कुमार सामरिया ने बताया कि सिनेवर्ल्ड सिनेमा के पास 19 सितंबर को चोरी की वारदात अंजाम देने के आरोपी रामनगर मोती विहार कॉलोनी निवासी जसवंत साहू, कोटड़ा बंजारा बस्ती निवासी देवदास बैरवा और फलाला को गिरफ्तार किया है, जबकि एक बालक को निरुद्ध किया गया है। तीनों ने दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम देना कबूल कर लिया है। आरोपियों से गहनता से पूछताछ के साथ आगे का अनुसंधान जारी है।
देखिए 19 सितंबर की रात्रि में 3 दुकानों में नकबजनी की वारदात हुई थी। क्योंकि 3 दुकानों में एक साथ नकबजनी हुई थी तो मामला काफ़ी संवेदनशील था। इस पर पुलिस थाना कृष्णगंज की टीम ने लगातार सतत प्रयास किए हैं। उसके बाद 3 दुकानों में जो नकबजन है उनको हमने गिरफ्तार किया है। इनके अंदर 2 आरोपी हैं, उनको गिरफ्तार किया है। एक विधि के विरुद्ध संघर्षरत बालक है, उसको भी हमने निरुद्ध किया है। ये 3 दुकानें जिनमें चोरी हुई थी, नकबजनी हुई थी, उसमें प्रगति नगर कोटड़ा में है, पुरोहित मेडिकल जनरल स्टोर है, दूसरा कृष्णा स्टेशनरी है और तीसरी है अर्जुन पी ऑप्टिकल्स। इनमें विभिन्न दुकानों में ताला तोड़ करके किसी में 15,000, किसी में 5,000, किसी में 3,000 अलग अलग चोरी हुए थे। कुछ में ब्लूटूथ थे, कुछ में चश्मे थे। इस तरीके से पुलिस थाना कृष्णगंज ने इन चोरों पर, नकबजनों पर अंकुश लगाते हुए दोनों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम जसवंत साहू है एक का, और पुत्र श्री तिलोक जाति तेली, 20 साल, मोती विहार कॉलोनी, रामनगर, पुलिस थाना गंज का रहने वाला है। दूसरा जो व्यक्ति है वो देवदास बैरवा है, जाति बैरवा है, 19 साल का है, बंजारा, और ये कोटड़ा पुलिस थाना कृष्णगंज का रहने वाला है। और एक तीसरा जो है वो विधि के विरुद्ध संघर्षरत बालक है। इस तरीके से हमने तीनों को 2 को गिरफ्तार किया, 1 को निरुद्ध किया। इनसे अन्य वारदातों के संबंध में भी पूछताछ जारी है। पूर्व के अंदर अभी कोई मुकदमे इनसे निकले नहीं है कि अन्य कोई मुकदमे इनके पास थे। ये 457, 380। सदर कोतवाली थाने में चोरी और धोखाधड़ी के 2 अलग अलग मामले दर्ज। एक मामले में शेयर चोरी तो दूसरे मामले में होटल से बैग चोरी होने का मुकदमा दर्ज। सदर कोतवाली थाने में शुक्रवार को 2 अलग अलग प्रकरण दर्ज किए गए। थाने के सब इंस्पेक्टर देवाराम ने बताया कि पहला प्रकरण शहर के बिजनेसमैन सर्वेश्वर पाल सहगल द्वारा दर्ज कराया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी रजनी सहगल ने 6 नवंबर 1985 में आइशर मोटर्स के 100 शेयर खरीदे थे, जो उनके घर से चोरी हो गए, जिसकी रिपोर्ट पूर्व में दर्ज है। लेकिन अभी पता चला कि दिल्ली में सुजॉय भटनागर व शैला भटनागर ने कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर यह शेयर अपने नाम कराने की अर्जी दायर की है, जिस पर उन्हें शक है कि ये शेयर उनके द्वारा ही चुराए गए हैं। इस मामले में मुकदमा दर्ज कर एएसआई पूर्णमल द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। श्री सर्वेश्वर पाल सहगल ने उपस्थित थाना होकर एक रिपोर्ट दी कि मेरी पत्नी श्रीमती रजनी सहगल ने आइशर मोटर्स लिमिटेड कंपनी के 100 शेयर नंबर है 25,58,901 से 25,59,000 तक ये दिनांक 6/11/1985 के खरीदे थे, जो मेरे कार्यालय से कहीं गुम हो गए थे, जिसकी गुमशुदगी दिनांक 13/8/2013 को मैंने कोतवाली में दर्ज कराई थी। मगर कंपनी से अभी कुछ दिन पहले पता चला है कि सुजोय भटनागर व श्रीमती शैला भटनागर नाम के नई दिल्ली के निवासी हैं, वो मेरे शेयर अपने नाम कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है, जिससे मुझे आशंका है कि इनके द्वारा ये मेरे शेयर चोरी कर कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर अपने नाम करवाना चाह रहे हैं। आदि रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान एएसआई पूर्णमल के जिम्मे किया गया है, जो अनुसंधान किया जा रहा है। 420, 406, 467, 68 के तहत आईपीसी में दर्ज होकर अनुसंधान किया जा रहा है। वहीं दूसरा मामला महमूद इस्लाम और सईद अली ने दर्ज करवाया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि 23 सितंबर को वे लोग नला बाजार स्थित होटल रिद्धि पैराडाइज में रात 2 बजे आकर ठहरे, लेकिन सुबह 4 बजे कोई व्यक्ति उनके कमरे में घुसा और बैग चुरा कर ले गया। उस बैग में एक लैपटॉप, 3 मोबाइल और 5,000 रुपये की नकदी है, जिस पर आरोप पंजीकृत कर अनुसंधान किया जा रहा है। दिनांक 23/9/2021 को महमूद इस्लाम व उसका छोटा भाई सईद अली ने उपस्थित थाना होकर एक रिपोर्ट दी कि हम दिनांक 23/9 को रात्रि 2 बजे होटल रिद्धि पैराडाइज नला बाजार अजमेर में आकर रुके थे। हमारे बैग में एक लैपटॉप HP, 3 फ़ोन, 5,000 रुपये नकद बैग में रखे हुए थे। कमरे के अंदर से कुंडी बंद नहीं की थी।
समय करीब 4 बजे कोई अज्ञात व्यक्ति कमरे में घुसा और अब वो बैग उठाकर ले गया, जिसमें लैपटॉप, मोबाइल व रुपए थे। लगभग कितने का माल है टोटल? एक लैपटॉप है, 3 मोबाइल है, 5,000 रुपये नगद, करीबन होंगे 85,000 रुपये के, जो चोरी करके ले गया। आदि पर मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश ASI गणपत लाल के जिम्मे की गई है। सीरियल ट्रेन बम ब्लास्ट के 3 आरोपियों की टाटा कोर्ट में पेशी। वर्ष 1993 में 5 ट्रेनों में हुए बम ब्लास्ट के मुख्य आरोपी अब्दुल करीम टुंडा को डासना जेल गाजियाबाद से लाया अजमेर। वर्ष 1993 में देश भर के अलग अलग स्थानों पर 5 ट्रेनों में हुए सीरियल बम ब्लास्ट मामले में मुख्य आरोपी अब्दुल करीम टुंडा को डासना जेल गाजियाबाद से भारी सुरक्षा के बीच अजमेर लाया गया। अधिवक्ता विनीत वर्मा ने बताया कि 1993 में हुए सीरियल ट्रेन बम ब्लास्ट मामले में मुख्य आरोपी अब्दुल करीम टुंडा को भारी सुरक्षा के बीच आज टाटा कोर्ट में फाइनल चार्ज बहस के लिए पेशी पर लाया गया है। इसके अलावा अजमेर जेल में बंद अन्य आरोपी शमशुद्दीन और इरफान खान को भी सुरक्षा के बीच ही चार्ज बहस के लिए पेश किया गया। माननीय अदालत ने 30 सितंबर को फैसला सुनाने की तारीख घोषित की है। इसके बाद पता लगेगा कि इन पर चार्ज लगेगा या नहीं। शमशुद्दीन और इरफान खान को पेश किया था टाटा कोर्ट में। आज चार्ज के ऊपर आर्गुमेंट थी। किस मामले में बंद है, क्या है? ये जो 5 ट्रेन बम ब्लास्ट हुए थे देश के अलग अलग कोनों में, उसको क्लब करके एक टाटा कोर्ट में एक में कर दिया गया था। तो आज उसी के मामले में चार्ज पे बहस क्या रहा अभी? नहीं, चार्ज पे बहस होगी। अगली तारीख जो कोर्ट का फैसला होगा वो 30/9 को, इसी महीने की 30 तारीख को जनाब कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी कि चार्ज लगेगा या नहीं लगेगा। कहाँ से लाया गया इनको? जो अब्दुल करीम है उसको गाजियाबाद की डासना जेल से, जो बाकी 2 मुलजिम है वो यहीं अजमेर जेल में। क्या क्या नाम है इनके? जी, नाम क्या क्या है इनके? शमशुद्दीन और इरफान, तो जो गाजियाबाद जेल से लाए, और अब्दुल करीम अलियास टुंडा जो गाजियाबाद डासना जेल से लाए। बैंक ऑफ बड़ौदा की वैशाली नगर शाखा प्रबंधक प्रीतम कुमार सेठी के खिलाफ इस्तीगासे पर धोखाधड़ी का मामला। परिवादी दीदार चौहान ने ARG सिटी में 1 साल पहले फ्लैट खरीदने के बाद अभी तक पोजीशन नहीं देने का लगाया आरोप। परिवादी जॉन्सगंज निवासी दीदार चौहान ने 25 मार्च 2020 को बैंक ऑफ बड़ौदा वैशाली नगर ब्रांच द्वारा किए गए ऑक्शन में ARG सिटी में एक फ्लैट खरीदा था। 26 लाख रुपए के फ्लैट के लिए माखूपुरा ब्रांच ने फाइनेंस किया और वैशाली नगर ब्रांच ने ऑक्शन किया, लेकिन 1.5 साल गुजर जाने के बावजूद बराबर लोन की किस्तें तो कट रही हैं, लेकिन उसे फ्लैट के पोजीशन पेपर अभी तक नहीं मिले। इस मामले में परिवादी दीदार चौहान बार बार वैशाली नगर ब्रांच के चक्कर लगाता रहा, जहां मौजूद मैनेजर प्रीतम कुमार सेठी उसे हर 5-7 दिन में पोजीशन देने का वादा करके बरगला रहे हैं। लगातार 1.5 साल से इसी तरह चक्कर काट रहे परिवादी के सब्र का बांध टूट गया और उसने न्यायालय में शाखा प्रबंधक प्रीतम कुमार सेठी के खिलाफ इस्तीगासा दायर किया। इस मामले में सिविल लाइंस थाना पुलिस ने परिवादी से कागजात मंगवाकर मामले का अनुसंधान शुरू कर दिया है। मामला बैंक ऑफ बड़ौदा वैशाली नगर ब्रांच ने एक ऑक्शन किया था 25 मार्च 2020 को, जिसमें मैंने एक फ्लैट परचेज़ किया था ARG सिटी का। तो वो फ्लैट का पोजीशन मेरे को आज तक नहीं मिला है। पूरा पैसा इनके नियम अनुसार मैंने जमा करा दिया है, किस्तें मेरी बराबर कट रही है। एक ब्रांच ने मुझे फाइनेंस करा माखूपुरा वाली ने और ऑक्शन करा वैशाली नगर ब्रांच ने। तो ये मामला ये है कि मैं 1 साल 1.5 साल से पूरे मैनेजर के पास जा रहा हूँ। वैशाली नगर ब्रांच की प्रीतम सेठी नाम से कोई मैनेजर है, उनसे मिल रहा हूँ। वो मेरे को जब भी जाता हूँ 5 दिन 7 दिन का ऐसे दिलासा देके वापस भेज देते हैं। उन्होंने ये जानबूझकर, जब उनको पता था अगर ARG सिटी का कोई पैसा बाकी है, मुझे तो पता भी नहीं है ना वो मुझे बता रहे, लेकिन मुझे मालूम चला कि ऐसा भी सिस्टम होता है। इन्होंने कहीं भी ऑक्शन के समय कहीं भी नहीं बताया कि अन्य भी चार्जेस होंगे या कुछ होंगे। इन्होंने केवल अपने आप का जो कैरियर का रिकॉर्ड है उसको साफ करने के लिए इन्होंने ये ऑक्शन निकाल दिया, ताकि इनके ऊपर से जो इनका खाता NP हो रखा था शहजाद खान का, वो इनका खाता सही हो जाए, इनका पैसे आ जाए। और इनको मुझे फ्लैट नहीं दिया है, अभी तक पोजीशन नहीं मिला मुझे। अच्छा, आपकी बातें होती है तो क्या बोलते हैं? 5 दिन रुको, 7 दिन रुको, कल करता हूँ, परसों करता हूँ, मैं आपको आगे होकर फ़ोन करूँगा। 1 साल से मुझे ये बात कही जा रही है, जिसके पास मेरे पास सबूत भी है उस चीज़ के कि उन्होंने आगे होकर आज तक मुझे एक भी कॉल नहीं करा।
अभी उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा, जहाँ से मेरा माखूपुरा से फाइनेंस हुआ था ना, उन्होंने एक लेटर निकाल दिया है कि अगर आप पोजीशन लेटर नहीं लाते तो आपको 2% पेनल्टी भरनी पड़ेगी। एक ब्रांच ने मुझे ऑक्शन किया है जिसने मुझे पोजीशन नहीं दिया है, एक ब्रांच ने मुझे फाइनेंस किया है, वो पोजीशन लेटर मांग रही है और कह रही है 2% की आपको पेनल्टी लगेगी। तो मैं कहाँ से लाऊंगा पोजीशन लेटर? जो प्रीतम सेठी नाम के जो मैनेजर साहब हैं वो रोज़ हमको बस यही बोलते हैं 5 दिन लगेंगे, 7 दिन लगेंगे, 5 दिन लगेंगे, 7 दिन लगेंगे। उनका क्या रिटायरमेंट है, तो उन्होंने अपना खाता स्वाप करने के लिए इनकी कोई होते होंगे नॉर्म्स, जिनमें कभी आपने जिसको फाइनेंस दिया है कुछ करा तो उसके आप खाते के पैसे जमा कराओ, वो इनकी जिम्मेदारी बनती होगी। इसलिए इनका रिटायरमेंट नज़दीक आ रहा था, इन्होंने मुझे फ्लैट बेच दिया। फ्लैट बेच के पोजीशन दे नहीं रहे। कितने रुपए का मामला है? 26 लाख रुपए का मामला है। और मुझे पता है कि और भी ऐसे लोग होंगे जो सामने आएंगे मेरे आने के बाद में, जिनके साथ इस बैंक मैनेजर ने धोखाधड़ी करी है खुद का रिकॉर्ड साफ करने के लिए। शिकायत मैंने न्यायालय के थ्रू भेजा है सिविल लाइन थाने में अभी, तो आज मैं उसी के दस्तावेज प्रस्तुत करने आया हूँ। मैं इनसे गुहार लगा रहा हूँ कि मेरी शिकायत जल्द से जल्द स्वीकार करें और उस बैंक मैनेजर के खिलाफ कार्रवाई करें। 50 लाख रुपए का बीमा और लाखों रुपए की संपत्ति हड़पने के लिए देवर जेठ पर हत्या का आरोप। पुष्कर कपालेश्वर मंदिर के पीछे चौधरी होटल के सामने रहने वाली कृष्णा ने न्यायालय में दायर किया परिवाद। कपालेश्वर मंदिर के पीछे चौधरी होटल के सामने नई सड़क पुष्कर की रहने वाली कृष्णा रेगर ने अपने पति जयप्रकाश की मौत का जिम्मेदार अपने देवर, जेठ, देवरानी, जेठानी और मौसी सास को बताते हुए उनके खिलाफ पुष्कर न्यायालय में परिवाद दायर किया है। परिवाद में आईपीसी की धारा 302, 315 और 120 बी के तहत आरोप लगाए गए हैं, जिस पर न्यायालय ने तर्कों से सहमत होते हुए पुष्कर थाने को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। मामले की जानकारी देते हुए पीड़िता कृष्णा रेगर और उनके अधिवक्ता शिव प्रसाद ने मीडिया को बताया। मेरे पति की हत्या कर दी थी। मेरे अजय प्रकाश, मनोज मेरा जेठ है, अजय प्रकाश मेरा देवर है और जेठानी मंजू देवी और रजनी मेरी दोरानी है और मासी सास कांतान मेरे षड्यंत्र उनकी हत्या कर दी। और मैं ना जब वो ख़त्म हो गए तब मैं गर्भवती थी, तो मेरे को वहाँ लेके गए थे। तो उसके बाद है ना सर वहाँ है ना, जैसे मैंने बताया था कि मैं गर्भवती हूँ, तो उन्होंने पता नहीं मेरे खाने में पता नहीं क्या मिलाया सर, जो मेरा पेट में दर्द स्टार्ट हो गया। फिर मुझे पुष्कर हॉस्पिटल में है ना वहाँ 3 दिन एडमिट थी। उसके बाद सर मुझे जनाना रेफ़र कर दिया। उसके बाद मेरे बच्चे की मृत्यु हो चुकी थी सर मुझे न्याय चाहिए, मेरे पति का, मेरे बच्चे का, इसकी वजह से न्याय चाहिए। और मेरे जो मेरे 50 मेरे ना इंश्योरेंस था मेरे पति के नाम से, ना 50 लाख का बीमा था जो मेरा देवर अजय प्रकाश नॉमिनी था सर उसमें, और हमारे नॉमिनी था, तो इस वजह से शायद उन्होंने मेरी हत्या कर दी। और हमारे खेत पर प्लॉटिंग भी हो रही थी। सारा पैसा रजनी और अजय प्रकाश के हाथ में आता था सारा। ये सारे जितना बोला ना सर में षड्यंत्र मेरे बच्चे की, मेरे पति की, दोनों के ये हत्या ये इसीलिए इन्होंने करी। मैं पुष्कर की रहने वाली हूँ सर। मैं पुष्कर में कपालेश्वर मंदिर नई सड़क चौधरी रेस्टोरेंट के सामने रहती हूँ और मैं उन्हीं के साथ 4 साल से वही रह रही थी मैं। और पुष्कर सर कोर्ट में मैंने केस करा हुआ है और जांच के सर सामने मुकदमा दर्ज कराया और आदेश कराया। और मुझे जान का भी खतरा है कि मेरे साथ वो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ सर, धमकियाँ मिलती है। जहाँ मैं कोर्ट में जाती हूँ मेरा पीछा करते हैं वो सर, और मुझे न्याय चाहिए सर, और कुछ भी नहीं चाहिए। उनको सारे को जेल होनी चाहिए। मेरे बच्चे को और मेरे पति को मारा उन्होंने। श्रीमान जो है कृष्णा जो पीड़िता है पुष्कर की रहने वाली है, इसके पति की जो है ये जो अभियुक्त है जयप्रकाश है, उनके देवर जेठ वगैरह है, उन लोगों ने क्या करा षड्यंत्र पूर्वक इनके जो खेत और प्रॉपर्टी वगैरह थी उसमें प्लॉटिंग कर रहे थे, और उसके जो प्रॉपर्टी और पैसा प्लस जो इनके जो है कि नॉमिनी में अपॉइंट था इनका देवर अजय प्रकाश, तो उसके 50 लाख रुपए का बीमा था इनके पति का। इन्होंने लोगों ने जो षड्यंत्र पूर्वक पैसा और बीमे की राशि हड़पने की नीयत से इनके पति को जो है जहर दे करके इनकी हत्या कर दी है। और इसके साथ ही इनके जो पेट में जो गर्भवती थी ये बात इन लोगों को बताई, तो वो ये इन्होंने ये सोच के कि प्रॉपर्टी में बच्चा दुनिया में आएगा तो हिस्सा मांगेगा, ये सोच कर जो है इसको कोई दवाइयाँ खिलाई खाने में, जिसके कारण इनके पेट में दर्द शुरू हुआ
पुष्कर अस्पताल में 3 दिन तक रही, सरकारी अस्पताल में। इसके बाद जनाना अस्पताल में एडमिट रही, जहां पर इसके बच्चे की भी डेथ हो गई। इन अभियुक्तों ने जो है मिल करके षड्यंत्रपूर्वक पैसा प्रॉपर्टी हड़पने की नीयत से पीड़िता के पति और उसके बच्चे, घर में पड़े बच्चे को मार डाला है। जब इसके संबंध में जो है माननीय पुष्कर न्यायाधीश महोदय के समक्ष में एक परिवाद पेश किया था, जिस पर कल माननीय न्यायालय ने तर्कों से सहमत होकर के परिवाद पे प्रसंज्ञान लेते हुए पुष्कर थाना जिला अजमेर को जो है मुकदमा दर्ज करने का आदेश पारित किए हैं। व्हाट्सएप पर आए मैसेज में पैसे कमाने की लालच के चलते गंवाए लाखों रुपए। कृष्णगंज थाना क्षेत्र में रहने वाले रुद्राक्ष दादीच ने 7.5 लाख रुपए गंवाने के बाद दर्ज कराया मुकदमा। मोबाइल पर आए मैसेज पर क्लिक करते ही लिंक खुला, जिसमें टास्क को पूरा करते ही अकाउंट में पैसे आने लगे। इसी लालच में परिवादी ने 7.5 लाख रुपए गंवा दिए। आखिर बार बार संपर्क साधने पर भी जब पैसा वापस नहीं लौटा तो कृष्णगंज क्षेत्र में रहने वाले रुद्राक्ष दादीच ने कृष्णगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया। थाना प्रभारी डॉक्टर रवि सामरिया ने बताया कि परिवादी रुद्राक्ष दादीच की रिपोर्ट पर आईटी एक्ट में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। उनके मुताबिक रुद्राक्ष दादीच के मोबाइल पर एक मैसेज आया। जैसे ही उसने उसे ओपन किया, वह सीधा व्हाट्सएप पर जाकर खुला, जिसमें पैसे कमाने की टास्क मिली। जैसे ही टास्क को खोला, उसमें टास्क दर टास्क उसे कुछ पैसों का मुनाफा होता चला गया। ऐसा करते करते वह 7.5 लाख रुपए दांव पर लगा बैठा, जिसके बाद उसके पैसे आना बंद हो गए। इस तरह से लालच में फंसकर रुद्राक्ष दादीच ने अपनी गाड़ी खून पसीने की कमाई गंवा दी। उन्होंने लोगों से अपील की है कि मोबाइल पर आने वाले भ्रामक और लालची मैसेजों के जंजाल में ना फंसे, अन्यथा आपकी गाड़ी खून पसीने की कमाई फ्रॉड करने वाले उड़ा लेंगे। इसलिए ऐसे प्रपंचों से बचकर रहें। देखिए, परिवादी हैं, थाना कृष्णगंज के रहने वाले हैं, रुद्राक्ष दादीच। इन्होंने थाना कृष्णगंज पे उपस्थित होकर हमें एक रिपोर्ट दी थी, जिसमें बताया है कि मेरे साथ एक ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि मेरे पास एक मैसेज आया था। उस मैसेज में जैसे ही मैंने उसे ओपन किया, वो चूँकि पैसे कमाने से संबंधित था, इसलिए मैंने उसे ओपन किया। ओपन करके वो लिंक सीधा मुझे व्हाट्सएप पे ले गया, और व्हाट्सएप पर विभिन्न तरीके के उसने टास्क बताए कि आप यदि ये टास्क कंप्लीट करते हैं तो आपको पैसा, यदि आप 500 रुपये लगाते हैं तो उसके 800 रुपये मिलेंगे, या 1000 लगाते हैं तो 1500 मिलेंगे। इस तरह के टास्क लगातार आ रहे थे। उन टास्क पर मैंने वर्क किया तो मुझे एक बार 300 रुपये के 450 मिले, 500 के 650 मिले, 1000 के 1500, और ऐसे 5000 के मुझे 7500 इस तरह से मिलते गए। तो मैं लालच में आ गया, और लालच में आकर के मैंने लगातार उन टास्क पर जब काम करना स्टार्ट किया, वो 7.5 लाख रुपए मैंने लगा दिए। उसके बाद जो बाद की जो पूंजी लगाई, वो उसका मुझे रिटर्न नहीं दिया उन्होंने। पहले तो मुझे लगातार बताते रहे कि आप ये टास्क कंप्लीट करें, विभिन्न चरणों का टास्क है, लगभग 50 बार ये टास्क कंप्लीट करें, उसके बाद भी मुझे वापस पैसा इन्होंने नहीं दिया। इस तरीके का एक प्रकरण उन्होंने थाने पर उपस्थित होकर के दर्ज करवाया था, जिस पर प्रकरण दर्ज किया और उसका अनुसंधान जारी है। सर, कौन सा ऐप का लिंक क्या है? ये उन्होंने लिंक बताया है कि एक लिंक था जो उन्होंने अपनी एफआईआर में बताया। उस लिंक पर जाते ही वो व्हाट्सएप पे ले गया, और विभिन्न प्रकार के टास्क उसने अपने उसमें बताए थे। लगभग ये 7.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी उन्होंने बताई। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonhinge.com। सच के साथ।